हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू फ्रेश ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं गुरुदेव एमएलटी क्लासेज बस्सी के अंदर। और जो कि वीडियो होने वाला है हमारी जो सेल्स से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो कि चूँकि हमने पहले ही डाल रखा है यूनिट सेल है, सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेल के बारे में यहाँ पे बताया गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अधिकतर लोग जानते होंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की, जो कि ऑल ओवर बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो कि पूरी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारी अपनी एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी हो, प्लांट हो, हम रहे, या फिर आज की जो उन सब की बॉडी है जो कि सेल से मिलकर बनी होती है। इसलिए हमारी ऑल ओवर बॉडी को तो स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो चाहे कोई सा भी कार्य हो, वो सेल उसके अंदर रहती है, इन्वॉल्व हो रहती है। सेल के बिना वो कार्य नहीं होता, चाहे वो मैकेनिकल हो, फिजिकल हो, केमिकली हो, कोई सा भी कार्य हो सेल मिलकर करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी ऑल ओवर पूरी बॉडी का निर्माण करती है, इसलिए स्ट्रक्चरल हो गई। फंक्शनल इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कार्य होते हैं वो सेल मिलकर करती है, तो फंक्शनल यूनिट हो गई। अब मैंने आगे नाम लिख रखा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो है जो कि साइटोलॉजी, हमारी जो सेल से रिलेटेड जो भी ब्रांच होती है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी। जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड थी, पर इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेड सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग जो सेल थी उसकी डिस्कवरी की थी एंटवॉन ल्यूवेन हुक ने। एंटवॉन ल्यूवेन हुक ने, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब हम बात करने वाले हैं सेल के टाइप्स के। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेल्स होती है उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। आप देख सकते हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, जो कि पूरी ऑल ओवर सेल्स की एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इस पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है। इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली है यूकेरियोटिक, दूसरी है प्रोकैरियोटिक। अब जिन सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर ये पाया जाता है, उन्हें तो यूकेरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और जिनके अंदर ये एब्सेंट होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। अब एब्सेंस इसलिए कहा गया है कि इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर जो जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो सेपरेटली डिवाइडेड नहीं होता। ये पूरी सेल है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियर प्लाज्मिक न्यूक्लियस न्यूक्लियस और न्यूक्लियर प्लाज्म है, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ये तो यूकेरियोटिक के अंदर हो गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसी कोई क्लियर विजिबल मतलब जो साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ ऐसे दिखाई देने वाली चीज होती ही नहीं है। उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स रहता है। साइटोप्लाज्म बोले तो जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सब इनके साथ ही मिक्स में रहता है। तो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स तो किसके अंदर पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर पाई जाती है। अब हम इधर लिख लेते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती है जैसे एनिमल, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल, जो हायर लेवल की जो भी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाई जाती है। ये प्लांट के अंदर भी यूकेरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। जो लोअर लेवल के जो
ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक से आप समझ सकते हो, प्रो मीन्स पुराना, आप वैसे भी समझ सकते हो। प्रो मीन्स पुराना, यानी कि जो जिन ऑर्गेनिज्म का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो कि डेवलपमेंट वो पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का हो, यानी कि जिनका, जैसे हमारे बारे में बोलते हैं कि हम, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो बंदर से पहले कोई और था, वैसे चूहे, कोई मछली, वैसे बताते हैं। वैसे ही स्टार्टिंग में जब अर्थ पे जीव की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम पे जो सेल थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल थी। तो आप इसे वैसे भी याद रख सकते हो कि प्रो मीन्स पुराना, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है, जो कि किस किसके अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली सेल के टाइप्स की, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब हम यूकेरियोटिक सेल का एक डायग्राम बना लेंगे, उसके अंदर डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। सबसे पहले तो जो ये चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये प्रत्येक जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स है, उसके अंदर पाई जाती है, यानी कि सबके अंदर पाई जाती है। ये कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब आपको जो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, ये है राइबोसोम्स। आप शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। ये राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह कुछ होता होगा। तो इसके बारे में हम आगे से डिटेल में समझेंगे। ये भी दो टाइप के होते हैं, 70s टाइप का, 80s टाइप का, वो आप आगे बात कर लेंगे कि किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, क्या काम होता है क्या नहीं। तो इनका एक अलग वीडियो होगा, उसके अंदर हम आपको बता देंगे। ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई है वो लाइसोसोम्स की है। लाइसोसोम्स जो कि इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, यानी कि इसका कार्य होता है फेगोसाइटोसिस, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल होती है, फॉरेन बॉडीज होती है, उनको नष्ट करना, उनको खत्म करना, जो कि ऑब्वियसली सेल के लिए जो फेवरेबल नहीं होगी, उनको फेगोसाइटोसिस करना, यानी कि उनको नष्ट कर देने का काम होता है लाइसोसोम्स का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी एटीपी का सिंथेसिस वगैरह होता है, एनर्जी का जो भी हमारी ग्लाइकोलाइसिस से जो भी एनर्जी का निर्माण होता है, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए तो ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं जहां पे, तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर प्लाज्म की, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो हम इसे नेमिंग कर लेते हैं। न्यूक्लियस मेंबर के अंदर पाए जाने वाला जो भी फ्लूइड होता है, उसके अंदर डीएनए वगैरह जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सब इसके अंदर होता है, तो वो न्यूक्लियर प्लाज्म। और जिस मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, जिस मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, वो थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
अब जो अगली स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो कि इम्पोर्टेंट होता है सेल डिवीजन के टाइम। जब कभी भी हमारी जो भी सेल्स होती है, चाहे वो डेवलपमेंट के ग्रोथ के टाइम हो या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम हो, जब कभी भी हमारी सेल्स जो डिवाइड होती है एनिमल्स के अंदर स्पेशली, तो उसके अंदर जो ये सेंट्रियोल्स उनका स्पिंडल फाइबर वगैरह जो बनाने के, अटैच वगैरह करने के काम आता है। तो हम इसका भी नाम लिख लेते हैं सेंट्रियोल्स। अब अगला जो स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से सटा हुआ है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि दो टाइप्स का होता है। आप देख सकते हो इसकी एक साइड पे जो डॉट 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 स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो अदर साइड है, जिसकी दूसरी साइड जो कि खाली है, उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका ऑफिशियली मतलब इनका फंक्शन होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उनके सिंथेसिस का होता है। तो हम लिख लेता हूँ इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, शॉर्ट फॉर्म में से RER के नाम से जाना जाता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER के नाम से जाना जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इससे अगली जो स्ट्रक्चर अटैच्ड होती है उसे हम बोलते हैं गोल्जी एपेरेटस। और जो कि इसका कार्य होता है गोल्जी एपेरेटस का, जो भी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर्मेशन करती है, उनकी पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस इसके अंदर जो बना हुआ लिपिड प्रोटीन जो भी है उनकी पैकेजिंग का काम गोल्जी एपेरेटस करती है। ठीक है। अब जो कि इस पूरी सेल है, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो बाकी के ऑर्गेनेल्स हैं जो भी हैं, इनको हम एक कॉमन रूप से साइटोप्लाज्म, चूंकि ये सेल के अंदर पाए जा रहे हैं और सेल के अंदर पाए जाने वाले इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो हम यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म भी लिख देते हैं। अब और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं इनके अंदर, जैसे प्लांट के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। क्योंकि हम एनाटॉमी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो प्लांट सेल हमारे आएगी नहीं सिलेबस में, तो हमने एनिमल सेल्स को देख लिया। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, वो होगा। वो हम देखेंगे कि कैसे जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस जो प्रेशर ग्रेडियंट या ऑस्मेटिक जो भी एक्सचेंज होता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।